नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है, तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नामांकन की तारीख खत्म होने के बाद भी महाविकास अघाड़ी और महायुति में कई सीटों पर अब भी कंफ्यूजन बरकरार है। दोनों ही गठबंधनों में अपने अपने नेताओं के बीच आम सहमति तक नहीं बन पाई। कहा यह जा रहा है कि जिन सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने जा रही है वहां यह एक रणनीति का हिस्सा है, जिससे उनके गठबंधन को फायदा हो और वोट को बांटा जा सके। लेकिन यह भी कहा जा रहा है साथ में कि ज्यादा सीटों पर लड़ने की रस्साकशी में एक ही गठबंधन की दो पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। महाविकास अघाड़ी में 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर गठबंधन की 2 पार्टियों के उम्मीदवार सामने आ चुके हैं, जबकि सत्ताधारी महायुति में भी 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट दिख रही है। कांग्रेस गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान को संविधान से चलाना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो संविधान को मानते नहीं है। उद्धव जी उभाटा ये दिल्ली के गली गली में जाकर थक गए कि मुझे बनाओ मुझे बनाओ मुझे बनाओ। क्या हालत है। बाळा साहेब ठाकरे जी आज होते तो बहुत उनको दुख होता, तकलीफ होती। मी तर असं म्हणेन की जे सत्ताधारी आहे त्यांनी पहिले जाहीर केलं पाहिजे की त्यांचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण, त्यांचा जाहीर झाला नाही झाला की पाहिजे आम्ही आमचा चेहरा जाहीर करू। 84 हो 90 हो हे म्हातारं काही थांबवत नाही। हे म्हातारं महाराष्ट्राला योग्य रस्त्यावर आणल्याशिवाय स्वस्थ बसत नाही। तुम्ही त्याची काळजी करू नका। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में महाविकास अघाड़ी हर हाल में सत्ता परिवर्तन को बेताब है। एमपी के तमाम नेता मंच से शिंदे सरकार को सत्ता से हटाने की मुनादी कर रहे हैं। तीनों पार्टियों ने महाराष्ट्र की 288 सीटों का बंटवारा भी कर लिया और अब नामांकन का दौर भी खत्म हो चुका है। लेकिन 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के 295 उम्मीदवार मैदान में उतर गए। यानी महाविकास अघाड़ी में कम से कम 7 सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन के घटक दल आमने सामने हैं। चुनावी भाषा में इसे फ्रेंडली फाइट कहा जाता है, लेकिन कई बार ये फ्रेंडली फाइट जीत की उम्मीदों पर पानी फेर देता है। तो सबसे पहले देखते हैं महाराष्ट्र की वो कौन सी 7 सीटें हैं जहां महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार एक दूसरे को ललकारते दिख रहे हैं। मिराज सांगली जिले की मिराज विधानसभा सीट से शिवसेना यूबीटी ने तानाजी सातपुते को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने यहां मोहन वनखंडे को अपना प्रत्याशी बनाया। यानी यहां महाविकास अघाड़ी के बीच दोस्ताना मुकाबला हो रहा। सोलापुर जिले की सोलापुर दक्षिण विधानसभा सीट से कांग्रेस ने दिलीप माने को उम्मीदवार घोषित किया, जबकि इसी सीट से उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी शिवसेना यूबीटी ने अमर पाटिल को अपना उम्मीदवार घोषित कर रखा। पंढरपुर सोलापुर जिले की पंढरपुर सीट पर भी दोस्ताना मुकाबला है। कांग्रेस ने इस सीट से भागीरथ भालके को उम्मीदवार बना रखा है, जबकि शरद पवार के एनसीपी यानी एनसीपी एससीपी ने यहां से अनिल सावंत को मैदान में उतार दिया। सांगोला सोलापुर जिले की ये तीसरी सीट है जहां महाविकास अघाड़ी के बीच दोस्ताना मुकाबला दिख रहा। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने इस सीट से दीपक आबा सालुखे को मैदान में उतारा। तो महाविकास अघाड़ी के एक और घटक दल शेतकरी कामगार पक्ष ने यहां से बाबा साहेब देशमुख को अपना उम्मीदवार बनाया। परांडा धाराशिव जिले की परांडा विधानसभा सीट पर शिवसेना यूबीटी ने राहुल पाटिल को अपना उम्मीदवार घोषित किया, जबकि शरद पवार के एनसीपी एससीपी ने इस सीट से पूर्व विधायक राहुल मोटे को अपना उम्मीदवार घोषित कर रखा। पिछले चुनाव में इस सीट से शिवसेना के तानाजी सावंत जीते थे, बाद में वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। इस समय वो राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। दिग्रस यवतमाल जिले की इस सीट से शिवसेना यूबीटी ने पवन जायसवाल को टिकट दिया था, लेकिन कांग्रेस ने यहां से माणिक राव ठाकरे का पर्चा भरवा दिया। धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती कही जाने वाली मुंबई के धारावी विधानसभा सीट से कांग्रेस ने ज्योति गायकवाड़ को उम्मीदवार बनाया है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने बाबूराव माने को प्रत्याशी घोषित किया है। हालांकि परभनी जिले की जिंतूर विधानसभा सीट पर भी दोस्ताना मुकाबला होना तय लग रहा, क्योंकि शरद पवार की एनसीपी ने इस सीट से विजय बांभले को अपना उम्मीदवार घोषित कर रखा है और कांग्रेस भी यहां से सुरेश नागरे को फॉर्म ए और बी देने को तैयार थी।
लेकिन आखिरी वक्त में कांग्रेस ने कदम पीछे खींच लिया। जाहिर है कम से कम 7 सीटों पर तो महाविकास आघाड़ी में दोस्ताना मुकाबला होना तय। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला की माने तो महाविकास आघाड़ी में किसी सीट पर फ्रेंडली फाइट नहीं। महाविकास आघाड़ी के सारे 288 सीट का नामांकन कल हुआ है। महाविकास आघाड़ी एक साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। महायुति से कंपेयर करते तो महाविकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। आपस में महायुति में भयंकर लड़ाई चल रहे हैं। उनका महायुति खत्म हो चुका है। महायुति का कोई प्रभाव नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। केवल बीजेपी ने शिंदे और अजित पवार को खत्म कर दिया इस चुनाव से। लेकिन महाविकास आघाड़ी में ऐसा नहीं है। हमने शिवसेना को भी और एनसीपी को भी, छोटे छोटे पार्टियों को भी जितना हो सकते हैं उतना उनका प्रातिनिधित्व किया है। महाविकास आघाड़ी में कोई भी सीटों में डिस्प्यूट नहीं है। हमारा डिस्प्यूट खत्म हो गया है। जहां पर ज्यादा फॉर्म आए वो सबको निकालने का काम हमने शुरू कर दिया है। अभी कोई जगह में हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है। कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार की एनसीपी महाविकास आघाड़ी में ये 3 दल तो पहले से ही थे। अब विधानसभा चुनाव के पहले एमवीए ने शेतकरी कामगार पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसी छोटी पार्टियों को भी 13 सीटें देकर इंडिया गठबंधन के नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश की। हालांकि महाविकास आघाड़ी ने समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ 2 सीटें ही दी, लेकिन समाजवादी पार्टी कम से कम 4 से 5 सीटों की मांग पर अड़ी और वो मैदान में अपने 7 उम्मीदवार भी उतार चुकी। अब 4 नवंबर को नाम वापसी का आखिरी दिन है। ऐसे में कांग्रेस की दलील है कि 4 नवंबर तक समाजवादी पार्टी का मसला सुलझा लिया जाएगा। तमाम नेता लोग बैठ के उनके लिए सुलझाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे तख्ता चल रहे हैं। हमने आरिफ नसीम खान को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे CWC मेंबर और समाजवादी पार्टी के नेता उनसे संपर्क में है। 4 तारीख के पहले वो समस्या को हल करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे मकसद है महाविकास आघाड़ी का नया सरकार महाराष्ट्र में बनाना है। इसलिए हम लोग एक होकर काम कर रहे हैं। जनता ये चाहते हैं। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ये स्पष्ट किया है कि ये शिंदे सरकार निगम्मा सरकार है। ही खऱ्या अर्थानं जागृत होण्याची वेळ आहे। ही दाढीची करामत आहे आणि म्हणून मला हलक्यात घेऊ नका। परत एकदा सांगतो, 10% जागा मी मायनॉरिटीला देण्याचं काम करणारे, तशा प्रकारचा निर्णय मी घेतला। सत्ताधारी गठबंधन महायुति में भी कम से कम 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने जा रही है। यानी इन सभी सीटों पर महायुति के उम्मीदवार आमने सामने। तो सत्ताधारी महायुति में कहां-कहां फ्रेंडली फाइट है, आप इसे भी बारी बारी से जान लीजिए। मानखुर्द शिवाजीनगर। मुंबई के मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से अजित पवार की एनसीपी ने पूर्व मंत्री नवाब मलिक को मैदान में उतारा है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने सुरेश पाटिल को टिकट दिया है। कहा जाता है कि बीजेपी के विरोध को नजरअंदाज करते हुए अजित पवार ने नवाब मलिक को उतारने का फैसला किया। पिछले 3 चुनावों में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने जीत हासिल की। पुणे की पुरंदर विधानसभा सीट पर भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी आमने सामने। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने यहां से विजय शिवतारे को टिकट दिया है। वहीं अजित पवार की एनसीपी ने संभाजी झेंडे को मैदान में उतारा है। मोर्शी। अमरावती जिले की मोर्शी सीट पर अजित पवार और बीजेपी के उम्मीदवार आमने सामने। अजित पवार की एनसीपी ने इस सीट से देवेंद्र भोयार को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने इस सीट से उमेश जावलकर को उम्मीदवार बना रखा है। डिंडोरी। नासिक जिले की आदिवासी सुरक्षित सीट से अजित पवार की एनसीपी ने निवर्तमान विधायक और अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल को टिकट दिया है। तो वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने पूर्व विधायक धनराज माहले को मैदान में उतार दिया है। आष्टी। बीड जिले के आष्टी विधानसभा सीट पर अजित पवार के एनसीपी ने निवर्तमान विधायक बाला साहेब आजमे को टिकट दिया है,
जबकि बीजेपी ने पूर्व विधायक सुरेश दास को उम्मीदवार बना रखा है। हालांकि इन 5 सीटों से इतर अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट पर भी फ्रेंडली फाइट ही कही जाएगी, क्योंकि यहां अजीत पवार के एनसीपी ने नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को उम्मीदवार बनाया है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना से यहां अविनाश राणे बागी तौर पर मैदान में उतर गए। हालांकि अविनाश राणे को शिंदे की पार्टी ने सिंबल नहीं दिया, लिहाजा ये कह सकते हैं कि यहाँ मामला बागी जैसा रहेगा। लेकिन महाविकास अघाड़ी की तरह ही महायुति के नेता भी फ्रेंडली फाइट को खारिज कर रहे हैं। दलील ये कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, जहां कहीं इक्का दुक्का बागी भी हैं, वो सभी मना लिए जाएंगे। इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। तो हमें बहुत बड़ी खुशी है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने और जो केंद्रीय समिति है बीजेपी की, उन्होंने मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को कालीना सीट छोड़ दी है। हमारे अमरजीत सिंह जो है, ये मतलब बहुत एक्टिव नेता है। यहाँ के हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, ईसाई हो, उत्तर भारतीय हो, मराठी भाषी हो, सबके साथ इनके संबंध बहुत अच्छे हैं। और ये एक बार चुनाव लड़े 2014 में 12 वोट से हारे थे, तो हमने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का टिकट इनको दे दिया है। इनको भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आरपीआई, हम सब लोग मिलकर इस वक्त मतलब यहाँ आरपीआई की सीट हम चुनकर लाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता जो है, जनता इस वक्त जरूर ये हमारे महायुति के उम्मीदवार को चुनकर देगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। 7 सीटों पर एमवीए में फ्रेंडली फाइट है तो महायुति में 5 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला है। लेकिन इन घोषित प्रत्याशियों के इतर बागी भी दोनों खेमों में खेल बिगाड़ने पर तुले, जो टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय कूद पड़े। राज्य की 288 सीटों पर कुल 7,995 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, जिससे दोनों गठबंधनों की टेंशन बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। राजनीति में परिवारवाद अब कोई नई बात नहीं रह गई। केंद्र से राज्य तक तमाम दिग्गज अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे, बेटी और बहू को सौंपते आए हैं। झारखंड विधानसभा के चुनाव में भी कुछ यही नजर आ रहा है, जहां मौजूदा मुख्यमंत्री और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के रिश्तेदार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। खास बात यह कि दूसरे दलों पर परिवारवाद और वंशवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी खुद इस मामले में सबसे आगे है। परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है, एक झूठ, दूसरा लूट। परिवारवाद यानी बीजेपी का वो नारा जिसके बूते उसने खुद को छोड़ा, बाकी सारी पार्टियों को दुत्कारा, लताड़ा और कईयों की राजनीति को किनारे लगा दिया। लेकिन झारखंड के चुनावी दंगल में वही बीजेपी परिवारवाद की रेस में सबको पीछे छोड़ती दिख रही है। 3 पूर्व मुख्यमंत्री अपने बेटे, बहू और पत्नी को चुनाव मैदान में उतार चुके हैं और तीनों बीजेपी से ही। हालांकि सियासी परिवार से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार तो और भी हैं, लेकिन सबसे पहले बात शुरू करते हैं पूर्व मुख्यमंत्रियों से, जो भले ही फिलहाल अलग अलग पदों पर बैठे हों, लेकिन उनके रिश्तेदार विधानसभा चुनाव में उतर चुके हैं। 40 साल के बाबूलाल सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे, जिन्हें बीजेपी ने झारखंड की घाटशिला सीट से उम्मीदवार बनाया। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति के दिग्गज नेता रहे, लेकिन मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। यही नहीं, बीजेपी ने चंपई सोरेन को भी उनकी पुरानी सीट सरायकेला से टिकट दिया। झारखंड बीजेपी सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने पिता और पुत्र दोनों को टिकट देने को उचित ठहराया। दलील ये कि इसी वादे के साथ चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए। मतलब ये कि बीजेपी ने चंपई सोरेन को अपने पाले में लाने के लिए परिवारवाद के मुद्दे को किनारे रख दिया। चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से टिकट दिए जाने से बीजेपी के कई स्थानीय कार्यकर्ता नाराज हैं, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है।
घाटशिला से बाबूलाल सोरेन का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के मौजूदा विधायक रामदास सोरेन से है। 2019 के विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन ने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार को 7,000 वोटों से हराया था। तीस साल की पूर्णिमा दास साहू झारखंड बीजेपी के पूर्व नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के मौजूदा राज्यपाल रघुवर दास की बहू। विपक्षी दलों का आरोप है कि रघुवर दास ने अपने संवैधानिक पद की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए जमशेदपुर पूर्व से उम्मीदवार अपनी बहू पूर्णिमा दास साहू के लिए प्रचार किया। जमशेदपुर पूर्व सीट पहले रघुवर दास के पास थी। हालांकि 2019 में वो वहां से बीजेपी के बागी से निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़े। सरयू राय से करीब 15,000 वोटों से हार गए थे। रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू का मुकाबला कांग्रेस के अजय कुमार से है, जो कांग्रेस के झारखंड इकाई के मुखिया और जमशेदपुर से सांसद रह चुके। पूर्णिमा दास के मुताबिक वो रघुवर दास की विरासत को आगे बढ़ा रही। छियालीस साल की मीरा मुंडा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी, जिन्हें बीजेपी ने पोटका सीट से उम्मीदवार बनाया है। कोल्हान यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुकी मीरा मुंडा ने अपने हलफनामे में अपनी पहचान कई परिवहन कंपनी, बिजली के सामान और फर्निशिंग कंपनियों में एक व्यावसायिक भागीदार के रूप में बताई है। हालांकि मीरा मुंडा 1999 से बीजेपी में सक्रिय है। 2019 के विधानसभा चुनाव में पोटका सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के संजीव सरदार ने बीजेपी के मेनका सरदार को लगभग 50,000 वोटों से हराया था। 53 साल के शत्रुघ्न महतो उर्फ शरद महतो बाघमारा से 3 बार के बीजेपी विधायक रहे ढुल्लू महतो के बड़े भाई। ढुल्लू हालिया लोकसभा चुनाव में धनबाद से सांसद बने हैं, जिससे ये सीट खाली हुई है। अब उन्होंने अपनी सीट बाघमारा से अपने बड़े भाई शत्रुघ्न को मैदान में उतारा। ढुल्लू के खिलाफ बलात्कार सहित 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज होने के बावजूद बीजेपी को यहां जीत की उम्मीद है। 2019 में ढुल्लू ने बाघमारा में अपने कांग्रेस प्रतिद्वंदी के खिलाफ 800 वोटों से जीत हासिल की थी। 50 साल की तारा देवी मौजूदा बीजेपी विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी है, जिन्हें बीजेपी ने सिंदरी सीट से मैदान में उतारा है। इंद्रजीत की तबीयत 2021 से ठीक नहीं है, लिहाजा पार्टी ने उनकी पत्नी को इस सीट से टिकट दिया। 2019 में इंद्रजीत महतो ने सिंदरी से मार्क्सवादी समन्वय समिति के उम्मीदवार के खिलाफ लगभग 8,000 वोटों से जीत हासिल की। 44 साल के आलोक सोरेन शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं। MBA और एक फर्म के मालिक आलोक ने अपने पिता नलिन सोरेन की जगह ली है, जो अब दुमका से लोकसभा के सांसद हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति के सदस्य आलोक को लोकसभा चुनाव में पिता नलिन को दुमका से सीता सोरेन के खिलाफ जीत दिलाने का श्रेय दिया जाता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में नलिन सोरेन ने शिकारीपाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार को लगभग 30,000 वोटों से हराया था। 37 साल के जगत मांझी को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मनोहरपुर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा, जो पहले उनकी मां जोबा मांझी के पास थी। झारखंड के पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी इस साल के लोकसभा चुनाव में चाईबासा सांसद चुनी गई हैं। सिम्बियोसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से स्नातक जगत मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की युवा शाखा का हिस्सा रहे हैं और अपने संगठनात्मक कौशल से उन्होंने पार्टी नेतृत्व को प्रभावित किया। पावर्ड बाय PolicyBazaar.com,